हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मस्त होंगे सभी, सारे के सारे अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो देखो 3 क्लासेस हो गई थी और कल हमने जो हमारा रिपब्लिक डे था उसका हमने ब्रेक लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मिशन शो का, उसका थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं। तो एक एक चीज ध्यान से देखनी है। आज हम शायद बड़े वाले क्वेश्चन निपटा देंगे और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज के इस क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज हम करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर थर्ड। थोड़ा सा देखेंगे, जरूर ध्यान से समझना है, हर क्वेश्चन को नोट करते हुए जाना है। ठीक है, देखते हैं अभी। तो देखिए अभी शुरू करते हैं हमारा अध्याय, स्टार्ट करते हैं। और अध्याय 1 के अंदर जो हमने कर लिए थे सारे के सारे, वो भी बताता हूँ आपने क्या क्या कर लिया है, वो देखेंगे अभी। हमने सारे के सारे जो भी लघुतरात्मक किस्म, वो आपके जो छोटे वाले क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं शायद यहाँ तक पहुँच गया था कि कॉपर ऑक्साइड को प्रदर्शित के लिए कौन सी रिएक्शन करनी पड़ती है हमें, और रेगमाल से क्यों खड़ा जाता है, दानेदार जस्ते पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कोयले के दहन की अभिक्रिया मैंने आपको बता दी थी, और दीवारों पर सफेदी करने में कौन से विलेन का उपयोग किया जाता है ये भी मैंने बता दिया, संगमरमर का सूत्र आपको बता दिया था, वियोजना विक्रिया में उसमें प्रकाश ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है, इसको ध्यान से देखना है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, और आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 3 है ये। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। इसके अंदर सिर्फ मैं जो बड़े क्वेश्चन है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल सी बातें कर रहा हूँ। देखिए वियोजना विक्रिया की हम बात करने वाले हैं। वियोजना विक्रिया क्या होती है, मतलब अपघटना विक्रिया। इसके अंदर आप बताइए कि वियोजना विक्रिया, वियोजना विक्रिया, प्रश्न लिख रहा है कि को वियोजन अभिक्रिया को उसमें वियोजन अभिक्रिया को उसमें व प्रकाश विद्युत अपघटन, प्रकाश विद्युत अपघटन, प्रकाश विद्युत अपघटन, प्रकाश विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण सहित समझाइए, समीकरण सहित समझाइए, समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको कि ऐसी रासायनिक बेस में एकल अभिक्रमक उष्मा प्रकाश विद्युत अपघटित होकर छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। इसके अंदर क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपको पता है क्या होता है, का आंसर मैं लिख देता हूं, देखो अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा छोटी सी लिख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एकल अभिकर्मक, इसमें लिखिए एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक उष्मा और प्रकाश, उष्मा प्रकाश और विद्युत द्वारा अपघटित होकर विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। अब इसके अंदर फर्स्ट हम लिखने वाले हैं, जो भी है जल्दी जल्दी लिख लीजिए थोड़ा सा। पहले हम बात करेंगे किसकी, उष्मीय वियोजन की। किसकी बात करेंगे, उष्मीय वियोजन की। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है ना, उष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का, या फिर जो भी
ऑक्सीजन हमको काम में लेनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें वियोजन में लिखना है उष्मा के रूप में होने वाला वियोजन, उसमें वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, CaCO3, यहाँ पर आ जाएगी आपकी उष्मा, CO प्लस का CO2, ठीक है। 2 नंबर आपको लिखना है यहाँ पर विद्युत अपघटन, विद्युत वियोजन या फिर अपघटन, वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युतीय वियोजन। इसके अंदर आपका लिखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपको काम में लेना है, 2 PbNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर आपको लेनी है विद्युत, क्या लेनी है, विद्युत अप्लाई यहाँ पर करनी है। जैसे आप, सॉरी थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो गया, थोड़ा देखना, ये इसका ही है विद्युत वियोजन में हम बात करने हैं। विद्युत वियोजन की एक्सरसाइज क्या हो जाएगी देखना, यहाँ पर इसकी रिएक्शन का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लीजिए, जल का विद्युत वियोजन कराने के लिए, जल का विद्युत वियोजन कराने के लिए, जल का विद्युत वियोजन कराने के लिए एनोड पर O2 गैस, एनोड पर O2 गैस व कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर बात आती है एनोड और कैथोड की, थोड़ा सा इसको समझेंगे पहले आप, फिर हम बात करेंगे आगे। देखिए अब इसमें मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, वो समझना है क्या, किस प्रकार से हमें याद करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है बेटा, वियोजन अभिक्रिया होता है। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना या फिर अपघटित होना, या मतलब कि लिक्विड में चेंज होना, गलना, ठीक है ना। तो अब देखेंगे वियोजन अभिक्रिया को उसमें प्रकाश और विद्युत अपघटन द्वारा समीकरण से समझाइए। ये बोल रहा है जो आपकी विघटन अभिक्रिया है उसमें वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया उसको 3 प्रकार से आपको समझाना है। पहला है आपका उसमें वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटन, और तीसरा है आपका, क्या है तीसरा, प्रकाशीय अपघटन। क्या है, प्रकाशीय अपघटन। अब पहले मैं बात करूं उसमें वियोजन की, तो इसमें परिभाषा कैसे लिखनी है आपको, वह अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित होता है, उसे कह देंगे उसमें वियोजन। क्या कह देंगे, उसमें वियोजन कह देंगे। उदाहरण की अगर मैं बात करूं उदाहरण की बात मैं करूं तो क्या लिख रखा है, CaCO3, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, इसको उष्मा की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या करें, टूट जाएगा। टूटने पर क्या निकलेगी, CaO निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। इसी के साथ में दूसरा आपका है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या है, जल का विद्युत वियोजन कराने के लिए एनोड पर O2 गैस और कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। इसके अंदर देखिए एनोड और कैथोड की अगर मैं बात करूं तो एनोड और कैथोड के अंदर आपके यहाँ पर 2 मेटल काम में ली जाती हैं। क्या काम में ली जाती हैं, 2 मेटल काम, मतलब कि 2 धातुएं काम में ली जाती हैं। एक तो यहाँ पर आपका लिया जाता है कॉपर और एक लिया जाता है यहाँ पर जिंक, ठीक है ना। जिंक और कॉपर 2 धातुएं काम में ली जाती है। अगर आपको बात करनी है कैथोड की, तो कैथोड में देखिए, कैथोड आपको कहाँ कहाँ पर क्लास के लिए देखो सी यूज करते हो ना, तो यहाँ पर Cu क्या हो गया, कैथोड हो गया, और जिंक क्या बच गया, एनोड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक है, तो देखिए विद्युत वियोजन के लिए, जल का विद्युत वियोजन करने के लिए, अब जल में विद्युत हम वियोजन कराएंगे तो इसके अंदर 2 प्लेटें रखेंगे। एक तो रखेंगे जिंक की छड़ रखेंगे और एक रखेंगे कॉपर की छड़, और जैसे इसके साथ इसको बैटरी के साथ में संयोजित करेंगे तो यहाँ पर देखिए एनोड पर तो O2 गैस, जो यहाँ पर जो आपका जिंक है उस पर तो आपकी O2 गैस उत्सर्जित होगी। और जैसे बात मैं करूँ कैथोड पर, कैथोड कौन सी है, कॉपर की छड़ है, उसके ऊपर आप निकली कौन सी गैस, H2 गैस मुक्त होती है। ये तो था आपका विद्युत अपघटन और उसमें वियोजन। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसके अंदर है तीसरा आपका है प्रकाशीय वियोजन। क्या है, प्रकाशीय वियोजन, थोड़ा सा देखना। देखिए प्रकाशीय वियोजन, ध्यान से समझना है एक एक चीज को, क्योंकि आराम से समझोगे ना सब समझ में आ जाएगा।
जल्दबाजी करोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, बेशक टाइम लग जाए हमें, लेकिन आगे के चैप्टर, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, छोटे चैप्टर हैं, जिनको हम आराम से कुछ ही टाइम में कंप्लीट कर देंगे। आगे देखिए, अगला आपका टॉपिक है वो है, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, वो है आपका प्रकाशीय वियोजन। क्या है? प्रकाशीय अपघटन या फिर प्रकाशीय वियोजन। तीसरा पॉइंट है, क्या है? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? वियोजन। क्या बोल सकते हो? वियोजन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा वो समझो। प्रकाशीय अपघटन या वियोजन क्या होता है? यहां दे रखा है कि ऐसा अभिकर्मक जिसका वियोजन या फिर अपघटन किसकी उपस्थिति में हो? प्रकाश की उपस्थिति में हो। ऐसा वियोजन जीएप या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसी पदार्थ का अभिकारक का अभिकर्मक का अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है इसका, 2AgCl। 2AgCl यहां पर क्या काम में आएगा आपका? सूर्य का प्रकाश। क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। AgCl 2AgCl, यहां पर सूर्य का प्रकाश आपका काम में आ गया। फिर क्या निकलेगा? 2Ag प्लस का Cl2। ठीक है, यहां पर देखिए ये हो गया AgCl और 2Ag प्लस का Cl2। ये है, यहाँ पर देखिए इसका रंग जो होता है वो होता है श्वेत। क्या होता है? श्वेत रंग का होता है। जैसे ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और इसका वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है, तो आखिरकार इसका रंग कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर रंग का होता है। और यहाँ पर क्लोराइड निकल जाता है, क्लोरीन का अणु निकल जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट, वो लिखिए आपका, प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज के रासायनिक समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्लूकोज की रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्लूकोज की रासायनिक समीकरण लिखिए, इसको समझेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्लूकोज की रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए यहां पर लिखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्लूकोज निर्माण की अभिक्रिया, ग्लूकोज निर्माण की अभिक्रिया, ग्लूकोज निर्माण की अभिक्रिया लिखिए। ग्लूकोज निर्माण की अभिक्रिया लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। यहां पर देखिए, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज निर्माण की, तो यहां पर हो जाएगा 6CO2 प्लस का 12H2O। यहां पर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे और 12 अणु जल के मिलेंगे। जैसे मिलेंगे तो हमारे पास निकलेगा C6H12O6 प्लस का CO2, O2 और H2O निकलेगा। यहाँ पर 6O2 निकलेगा, प्लस में 6 का H2O निकलेगा। ठीक है, ये है आपका ये अभिक्रिया, इसको समझेंगे। देखिए 6CO2 और 12H2, यहाँ पर आपको जैसे आपको ग्लूकोज की जो प्राप्त करने की जो अभिक्रिया प्राप्त करनी है वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर 6 अणु आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लेने हैं। किसके लेने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के लेने हैं। और 6 अणु या 12 अणु यहाँ पर आपको लेने हैं। किसके? जल के लेने हैं। किसके? जल के लेने हैं। जैसे ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, तो अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर जो ये बन रहा है ना उत्पाद, क्या है ये उत्पाद? C6H12O6। ये है उत्पाद जो है, ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। क्या है रे? ग्लूकोज है। और यहाँ पर इसके साथ साथ 6O2 मतलब कि ऑक्सीजन निकलेगी और क्या निकलेगा? जल निकलेगा। ये है आपकी ग्लूकोज निर्माण की अभिक्रिया। आगे देखिए, आगे इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ मैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझो। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया देखिए, बस थोड़ा सा और बचा है इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी व उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए, रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए। उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझाइए। नोट है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देखो यहाँ दे रखा है। 14 और 17 का क्वेश्चन जो है आपका उसमें दे रखा है। तो हम बात करेंगे पीछे, पीछे इसमें दे रखा है ये संगमरमर और वियोजन के अंदर उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। अब देखो
यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी तो वो होता है जिसके अंदर ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी आपको कर लेना अपनी बुक से, जिससे भी आप नोट्स आपके पास में है। ऊष्मा शोषी क्या क्षेपी क्या होता है? जिसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा शोषी क्या होती है? जिसमें क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, इसको आप कर लेना। एग्जाम्पल आपको पीछे मैंने बता दिया, उसमें वियोजन के अंदर उसमें से आपको एग्जाम्पल दे देने हैं। एक तो देना आपको ऊष्मा अवशोषित, जहाँ भी ऊष्मा अवशोषित मतलब हाइड्रोजन निकल रही है उसका दे देना है, और एक ऊष्मा अवशोषित है जहाँ पर हाइड्रोजन काम में आ रही है, लास्ट में CO2 H2 निकल रही है ना, जुड़ जाए, तो वहाँ पर आ जाएगा ऊष्मा अवशोषित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो वो है आपका कि संयोजन व वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे से विपरीत होती है, क्यों? समझाइए। आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे से विपरीत होती है, क्यों होती है? समझाइए। सबको पता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। और वियोजन में क्या होता है? इसमें टूट करके एक उत्पाद बनता है, अभिकारक बनता है। अब बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे से अलग अलग क्यों है, मतलब कि विभिन्न क्यों है, समझाइए। अब मैं बात के ऊपर सुनिए, समझिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बनते हैं? नया उत्पाद बनाते हैं, उसे तो बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन क्या होगा? टूटना। टूटना मतलब जिसके अंदर उत्पाद टूटेगा और अभिकारकों में बदलेगा। ठीक है ना, जस्ट उसका उल्टा करना है, इसलिए बोल रहा है कि दोनों अलग क्या होती हैं, अलग क्यों होती है। ठीक है ना, आगे देखिए। अलग की बात मैं कुछ इस प्रकार से करूं तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट जो है अगला ये है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। ये आप कर लेना है कि संयोजन के अंदर आपका टूट जाएगा, और क्वेश्चन लिख लीजिए बस, संयोजन व वियोजन, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे से क्यों भिन्न है? एक दूसरे से क्यों भिन्न है, या फिर किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है, ये आपको समझ लेना है। संयोजन में तो जुड़ेंगे और वियोजन में क्या करेंगे? टूटेंगे। ठीक है, ये समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, वो है आपका, समझिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम अमोनिया क्लोराइड मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण होती है। उसमें से कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, जितना था इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया को मैंने आपको बता भी दिया था पहले, इसके अंदर थोड़ा सा समझता हूँ मैं। क्वेश्चन लिख लीजिए बस, विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। किससे? उदाहरण सहित। यहां पर मैं लिख देता हूं, उदाहरण सहित विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। और किसके सहित समझाना है आपको? उदाहरण सहित समझाना है। अब मैं बात करूं इसके अंदर तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, Cu प्लस का ZnSO4 बराबर क्या निकला था यहाँ पर? CuSO4 प्लस का Zn। यहाँ पर देखिए, पहले जो आपका जिंक जो SO4 था, ये तो जाएगा कॉपर के साथ विस्थापित, और जिंक है वो आपका अकेला रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों मिलकर के कंपाउंड है, यहाँ पर C और SO4 यहाँ मिलकर के यहाँ जाएगा। तो मतलब देखिए, पहले जो SO4 था, सल्फेट आयन था, वो किसके साथ में था? जिंक के साथ में था। जैसे इसका विस्थापन हो गया तो ये कॉपर के साथ में आ गया, फिर जिंक अकेला रह गया। इसके अंदर देखिए विस्थापन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कम क्रियाशील तत्व दूसरे कम अधिक क्रियाशील तत्व के साथ में जुड़ करके नए उत्पाद निर्माण करते हैं, या फिर विस्थापित हो जाते हैं, या फिर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व क्या कर देता है कि अब वो विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। बस इसके जस्ट उल्टा है। द्विविस्थापन में क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन में क्या हो जाएगा? इसमें 2 बार विस्थापन होगा। क्या होगी? 2 बार विस्थापन होगा। 2 बार विस्थापन होगा, या फिर दो तत्वों का स्थानांतरण होगा। क्या होगा? स्थानांतरण होगा। 2 तत्वों का स्थानांतरण होगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल में दिक्कत रहती है। यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस का 2 एल्यूमिनियम या फिर 2 पोटेशियम, जो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर
पोटेशियम आयोडाइड ले रहा हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 2PbI2 प्लस का 2KNO3। यहाँ पर देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस है, यह मतलब कि NO3 दो है तो एक PbI2 ये तो जाएगा इसके साथ में, ठीक है, और ये चला जाएगा अकेला। तो यहाँ पर देखिए NO3 6, तो देखो 2NO3 ये हो जाएगा सेम टू सेम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इसके अंदर देखिए इसका भी विस्थापन हो रहा है और इसका भी विस्थापन हो रहा है, दोनों का विस्थापन हो रहा है ना, तो ये हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे समझिए, आगे इसका है पॉइंट वो समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे कल अपना, जो आपका है अम्ल और क्षार, उसको समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम करने वाले हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक देखिए। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। एक प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए आप नोट, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाइए, अभिक्रिया को समझाइए, लिख लीजिए इसके अंदर, पहले लिख लीजिए फिर समझाऊंगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, जो जल में अविलीय होती है, और जो जल में अविलीय होता है। क्या होता है रे? अविलीय होता है, अविलीय होता है, जल में अविलीय होता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण इसका ले लीजिए, Al2SO4 प्लस का BaCl2, यहाँ पर निकलेगा AlCl3 प्लस का BaSO4, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, एक बार आप क्या बोल रहा है वो समझिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से देखना है कि चीज़ समझते हुए रहना है, कभी यार भाग जाओ कैसे आप लोग, है ना, स्किप मत करना, मैं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। बस लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये 2-4 है, हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट है, दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यारो आराम से बने रहना है, ठीक है। आपकी बोर्ड एग्जाम है, मेरी तो है नहीं है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे को करनी पड़ेगी। और 20 दिन है ना, मैं कह रहा हूँ लास्ट के 20 दिन आपको अच्छे से तैयारी कर लोगे ना तो लग जाएगा बेटा पार, ठीक है ना। सिर्फ 20 दिन, कितने दिन देने हैं? 20 दिन देने, सिर्फ 20 दिन मेरे साथ में रहिए, फिर मैं कह रहा हूँ ना मजे मजे, ठीक है ना। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया की बात मैं करूँ तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब कि एक ऐसी चीज निकलती है, या फिर कूड़ा करकट आप बोल सकते हो, इसके अंदर कुछ अपवाद सा निकलेगा, है ना, अटपटा चीज। तो क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक द्विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या निकलता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, तत्व निकलते हैं लिक्विड सा, जो क्या करता है? जल में अविलीय होता है। अब ये ऐसा निकलता है जो जल में घुलता नहीं है, जल में सोल्वेबल नहीं होता है, मतलब घुलता नहीं है, विलय नहीं होता है। Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस का BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर देखो ये आपको सबको पता है विस्थापन हो रहा, तो ये तो होना ही है। Al2 देखो, एल्यूमिनियम जाएगा किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, और ये जाएगा किसके साथ में? बेरियम के साथ में, ये तो आपको पता ही है। और आपको यहाँ पर बात मैं करूँ ये कैसे, इस पर कैसे गया, कितनी पदार्थ कैसे गया, तो यहाँ पर देखिए BaSO4, तो BaSO4 तो आ गया, बच्चा खचा इसके साथ में आ गया। यहाँ पर क्लोरीन के 2 ये रहे और एल्यूमिनियम के 2 है, तो देखो CalCl3, ठीक है ना। और यहाँ से कुछ निकलेगा, सोचो क्या निकल रहा है? एल्यूमिनियम निकलेगा या फिर क्लोरीन गैस निकलेगी? यहाँ से क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, वो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर दे रखा है कॉपर ऑक्साइड के में अपचयन, Cu प्लस का O2 बराबर Cu निकलेगा, ये आपको सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है इस प्रकार अभिक्रिया पदार्थ को समझाइए। इंपोर्टेंट नहीं है इस प्रकार की अभिक्रिया में, एक अन्य उदाहरण दीजिए। अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को समझाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। क्या लिखना है? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। इसके ऊपर आपका छोटा क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम के अंदर, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है समझिए। लास्ट वीडियो इस चैप्टर का आज का, ध्यान से देखना है कि चीज को, इसके अंदर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, अपचयन व उपचयन को
अपचयन व उपचयन अभिक्रिया को, अपचयन व उपचयन अभिक्रिया को समझाइए। अपचयन व उपचयन अभिक्रिया को समझाइए। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को समझाइए। और इसके अंदर सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ किसकी, उपचयन की। अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों हो रही है इसके अंदर, ठीक है। पहले बात करूँ मैं किसकी, अपचयन अभिक्रिया की। किसकी, अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि बताइए अपचयन क्या होता है। अपचयन के अंदर देखो अपच हो जाती है, अपच हो जाती है शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखोगे जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, कमी, और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। ये होगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल भी आएगा इसके अंदर, रिएक्शन पूछ लेगा कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। आपको अपचयन और उपचयन हो रहा है वो आपको छोटा क्वेश्चन में देख ले, वस्तुनिष्ठ दे सकता है। अब देखिए इसके अंदर मैं बात करता हूँ किससे पहले, अपचयन अभिक्रिया की। इसके अंदर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, CuO प्लस का H2 बराबर क्या होगा, Cu प्लस का H2O, Cu प्लस का H2O। देखो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखो यहाँ पर देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, यहाँ पर देखो ये चला गया ना, जल के साथ में बाहर निकल गया, तो कॉपर पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब कॉपर को किसी समस्या हो गई भाई, अपच की समस्या हो गई कॉपर को। किसकी हो गई है, अपच की समस्या कॉपर को हो गई है। अब ये इसके ऊपर इसकी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि इसका खाना पचा नहीं है और इसको अपच की समस्या हो गई है, ठीक है। अब जैसे इसके साथ में अपच की समस्या होगी तो समझ लेना है कि जो आपका अपचयन हुआ है वो किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है। किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है, क्योंकि कॉपर पर जो ऑक्सीजन थी वो चली गई बाहर, किसके साथ में, जल के साथ में मिलकर के बाहर चली गई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो गया। दूसरा लिख लीजिए इसके अंदर, उपचयन अभिक्रिया। क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया। समझा दूंगा मैं तो अच्छे से, लेकिन तैयारी जरूर करनी है आपको। इसके अंदर देखो इसका जस्ट उल्टा होगा, इसके अंदर O2 बढ़ेगी और आपका हाइड्रोजन क्या करेगी, घटेगी। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसको कैसे समझेंगे, उपचार के लिए रोगी को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। आगे देखिए, थोड़ा सा वेट करना है, पर मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, इंपोर्टेंट है। अब देखो मैंने आपको बताया था किसके बारे में, उपचयन अभिक्रिया के बारे में बताया था। इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि जाएगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की वृद्धि जाएगी, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो इसका उदाहरण क्या होगा, देखो बताइए मेरे को। C प्लस O2 बराबर CO2, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी क्या, नहीं होगी। किसके अंदर होगी बताओ, ओजोन वाली में हो जाएगी, ओजोन वाली हो सकती है। यहाँ पर देखो O प्लस का O2, यहाँ पर O3, ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कमी और हाइड्रोजन यहाँ पर काम में नहीं आने वाली है। इसका आपको एग्जाम्पल कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर उसको समझना है। 2 क्वेश्चन कौन से बचे हैं इसके अंदर आपका, एक तो क्वेश्चन बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया का। किसका बचा है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। रेडॉक्स अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है समझो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होते हैं। क्या होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होती हैं, साथ में होती है। मैंने अभी आपको बताया है इसके अंदर, एक तो अपचयन अभिक्रिया प्लस में उपचयन, अपचयन प्लस में उपचयन, ये क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। फिर तीसरा, अब इसका लास्ट पॉइंट बचा आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना है, संसारण व विकृत गंधिता। विकृत गंधिता पहले समझा देता हूं मैं, किसके बारे में आपको, संसरण के बारे में समझा देता हूं। संसरण के बारे में समझा देता हूं। संसरण क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब कोई धातु किसी वायु या नमी के संपर्क में आती है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक अलग प्रकार की परत चढ़ जाती है और वह नष्ट होना शुरू कर देती है। इस मतलब कि संसारित होना शुरू कर देती है, और यह जो प्रक्रिया होती है वो संसरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संसरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संसरण कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, चांदी पर काले रंग के ऊपर चढ़ना, लोहे पर भूरे रंग के ऊपर चढ़ना, तांबे पर हरे रंग के ऊपर चढ़ना, ये सभी क्या है, संसरण की घटनाएं हैं। ये तो होगा आपका संसरण। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, यहाँ पर चिप्स वाला जो आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि चिप्स की थैलियों के अंदर आपको नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, वो कहते हैं कि उनको गलने सड़ने से बचाने के लिए, उन्हों सड़ने से बचाने के लिए, मतलब विकृत गंधी होने से बचाने के लिए। क्या होता है, कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो बंद डिब्बों में बंद किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उनके स्वाद में
सुगंध में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब कि ये इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थों को अगर हम बंद रखें तो उसमें स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इस गुण को क्या कहते हैं, विकृत गंधी कहते हैं। और जो यह अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। इसके कारण ही इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें नाइट्रोजन गैस से प्रभावित रखा जाता है, जैसे होगी चिप्स की थैलियाँ, अन्य पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन रखी जाती है ताकि वो लंबे समय तक चल सके। ये तो थे आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। कल हम शुरू करने वाले हमारे सेकंड चैप्टर जो है अमल क्षार। अमल क्षार क्या होते हैं, उसके सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं आपके सामने हाजिर करना चाहता हूं, पेश करना चाह रहा हूं अगले दिन में, अगले दिन में आप मेरे साथ में अगर पढ़ना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना, ताकि जैसे मैं कल का वीडियो डालूं अमल और क्षार का, तो आप मेरे साथ में जुड़ जाएं और आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिल सके। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों के साथ में शेयर बिल्कुल करना है, क्योंकि उनका भी सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, और सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा, और मोटिवेट रहूंगा तो ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार मैंने आपकी अगली बड़ी क्लासेस ली थी, लेकिन अगली बार मैं सिर्फ जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सिर्फ वही लेकर के आऊँगा, ताकि आपका टाइम इतना ज़्यादा जाहिर नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा जो भी मैंने बताया है, 3 क्लासेस के अंदर जो भी मैंने बताया है। अगर आपने पीछे की 2 क्लासेस नहीं देख लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट चैप्टर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।